फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 9 मॉनेटरी पॉलिसी का देखते हैं। ओके, आज हमारा पहला टॉपिक होगा पॉलिसी कॉरिडोर। ओके, इसे हम लोग कहते हैं LAF कॉरिडोर भी। ओके, LAF कॉरिडोर का फुल फॉर्म है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। ओके, आगे देखते हैं। पॉलिसी कॉरिडोर जो है हम लोग का पॉलिसी कॉरिडोर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन रेट एट विच RBI एक्सेप्ट मनी, रेट जिस पे RBI बैंक को पैसा देती है और लेती है। ओके, difference between the rate at which RBI accept money from bank and the rate at which the RBI lend to bank. ओके, पहले बात करते हैं कोविड से पहले, मतलब इस समय प्रेजेंट से पहले क्या था। ओके, अर्लियर डिफरेंस बिटवीन MSF मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी एंड रेपो रिजर्व रेपो रेट के बीच डिवाइड था हमारा पॉलिसी कॉरिडोर। एक होता था सीलिंग और दूसरा होता है फ्लोर। ओके, देखिए हम समझाते हैं इसको। बिफोर कोविड एरा जो था हमारा, उसमें क्या चलता था? रेपो रेट है, रेपो रेट से 25 BP ऊपर रेपो रेट प्लस 25 BP पे MSF क्या होता है? बैंक बोरो फ्रॉम RBI। ओके, ये है हमारा MSF। ओके, और दूसरा है रेपो रेट माइनस 25 BP जो कि हमारा है RRR क्या होता है? RBI बोरो फ्रॉम बैंक। ओके, आगे देखते हैं। और ये जो पहले था वो सिमेट्रिक था, मतलब समझिए आप लोग, RR से रेपो रेट से माइनस करेंगे 25 तो हमारा RRR रिजर्व रेपो रेट हो जाएगा, और रेपो रेट में 25 BP हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा MSF। ओके, आगे देखते हैं। अब कोविड के क्या बाद हुआ? कोविड में क्राइसिस आ गया, पैसे की कमी हो गई बैंक के पास भी, RBI के पास भी। तो आफ्टर कोविड देखते हैं। ठीक है, आफ्टर कोविड क्या हुआ? ये एसिमेट्रिक हो गया। ओके, एसिमेट्रिक क्या हुआ? जो डिफरेंस पहले -25 + 25 बस करके होता था, अब क्या हुआ? RRR जो होता है हमारा है वो रेपो रेट से 65 BP जब माइनस करेंगे वो RR होने लगा। यानी कि RBI जो बैंक से बोरो करती है उस पर रेपो रेट से -65 BP कम इंटरेस्ट देने लगी। ओके, और जो MSF है, बैंक बोरो फ्रॉम RBI है, उस पर सेम वही था, प्लस 25 BP। ओके, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, RR रेपो रेट प्लस 25 BP इक्वल टू MSF। ओके, ये क्या है हमारा? बैंक बोरो फ्रॉम RBI। ओके, बैंक को RBI से लोन जाता है तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और RR प्लस RRR माइनस 65 BP RRR हो जाएगा, रेपो रेट माइनस 65 BP इक्वल टू रिजर्व रेपो रेट। ओके, ये क्या है? RBI बोरो फ्रॉम बैंक। ओके, बैंक RBI को देगा इसमें, और इसमें RBI बैंक से लेगा, और इसमें क्या है? बैंक RBI से लेगा। ओके, फिर देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। 2022 में मॉनिटरी पॉलिसी मीट हुआ अप्रैल 2022 में। ओके, उसके बाद सेंट्रल बैंक जो है वो
क्या कहते हैं कि मनी एक्सेप्ट करना बंद कर दी, आर रिजर्व रेपो रेट पे एक्सेप्ट करना। ओके, उसके बाद नया एक आया SDF, आर की जगह आया SDF। ओके, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या हुआ। फिर से इसे सिमेट्रिक कर दिया गया। ओके, फिर से इसे सिमेट्रिक कर दिया गया। फिर से ये सिमेट्रिक हो गया। रेपो रेट प्लस 25 BP इजक्वल टू SDF, रेपो रेट माइनस 25 BP MSF। ओके, समझ गए। SDF क्या था? RBI फ्रॉम बैंक, RBI बैंक से लोन लेती है। और यहाँ पे क्या है? MSF क्या है? बैंक फ्रॉम RBI। ओके, बैंक RBI से पैसा लेती है, ठीक है, तो MSF है। और RBI जब बैंक से लेती है तो SDF पे लेती है। ओके, SDF को कहते हैं हम लोग कॉरिडोर फ्लोर, इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। और ये होता है हमारा कॉरिडोर सीलिंग्स, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। ओके, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे BP क्या है। आइए अब BP देखते हैं। दूसरा BP इज बेसिक पॉइंट्स। ओके, इकोनॉमी में RBI परसेंटेज को BP में रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब देखिए 1% जो होता है 100 BPs रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही 0.25% जो है वो 25 BP होता है। ओके, जैसे कि हम लोग देखे हैं अभी पॉलिसी कॉरिडोर, फाइनल जो हम लोग का इक्वेशन बना था RRR प्लस रेपो रेट प्लस 25 BP इजक्वल टू MSF, और रेपो रेट माइनस 25 BP इजक्वल टू SDF। उसी को परसेंटेज में अगर लिखेंगे तो रेपो रेट प्लस 0.25% इजक्वल टू MSF, रेपो रेट माइनस 0.25% इजक्वल टू SDF। ओके, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। आज के थर्ड टॉपिक हम देखेंगे लिक्विडिटी ट्रैप। अब लिक्विडिटी ट्रैप को समझते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन होता है, ओके, सिचुएशन होता है, ये जो हमारा इकनॉमी है इसमें मनी है बट ये मनी कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच पा रहा है, नॉट रीच टू कंप्यूटर। सिचुएशन लिक्विडिटी इज एन इकोनॉमी रिमेन्स ट्रैप्ड। कहीं जो मनी है इकोनॉमी में, लिक्विडिटी जो है फंस जाता है, कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाता है। आपको एग्जांपल दिखाते हैं कैसे फंसता है, ठीक है। एग्जांपल लेट्स सी, जैसे इकोनॉमी फेस रिसेशन, इकोनॉमी फेस रिसेशन कर रहा है, ओके, बिकॉज ऑफ लो डिमांड। रिसेशन किस कारण से होता है? लो डिमांड, ओके, हम लो डिमांड, ठीक है, डिमांड लो होगा, दिस कॉज टू लो प्रोडक्शन, ओके, इसके कारण प्रोडक्शन लो हो जाएगा। जब प्रोडक्शन लो होगा और क्या कहते हैं कंपनियों के पास पैसा नहीं आएगा तो लोगों को जॉब से निकालने लगेगी, तो जॉब लॉस होने लगेगा, ओके। जब जॉब लॉस हो जाएगा तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो आरबीआई है लिक्विडिटी इन्हेंस करेगी, ओके, लिक्विडिटी इन्हेंस करने के लिए इंटरेस्ट रेट घटा देगी, ओके। इंटरेस्ट रेट जो पैसा आरबीआई बैंक को देती है उस पे इंटरेस्ट रेट को घटा देगी, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट घटा देगी तो बैंक के पास सफिशिएंट मनी हो जाएगा, ओके,
सफिशिएंट मनी होने के बावजूद बैंक डरेगी कि अगर मैं पैसा देता हूँ और व्यक्ति के पास जब पैसा नहीं है, पर्सन डोंट हैव मनी देन हाउ टू पे। ओके, जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो पैसा लौटाएंगे कैसे, इंटरेस्ट कैसे लौटाएंगे उस पर। तो बैंक क्या करती है, रिस्क नहीं लेती है। ओके, अवॉइड करती है रिस्क को। तो इससे बैंक के पास ही लिक्विडिटी ट्रैप रह जाता है। ओके, इन दिस वे लिक्विडिटी रिमेन्स ट्रैप्ड इन द बैंकिंग सिस्टम। जो लिक्विडिटी है बैंकिंग सिस्टम में ट्रैप रहता है, आम जनता के पास नहीं पहुंच जाता है। इसी कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ओके, अब हम आगे देखते हैं हेयर कट। हमारा फोर्थ टॉपिक है आज का, हेयर कट। अब हेयर कट से सैलून वाला हेयर कट ना समझ लीजिएगा आप लोग। हेयर कट देखते हैं। हेयर कट 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, पहला समझते हैं हम लोग। जैसे ए, बैंक से 100 रुपया लोन लिया। ठीक, 100 रुपया लोन लेने के लिए उसने एसेट प्लेज किया जिसकी वैल्यू 150 रुपीज़ है। ओके, हमेशा जो आप लोन लेते हैं और उसका जो एसेट प्लेज करते हैं वो लोन से अधिक होता है। ओके, बोरोवर बोरो बाई प्लेजिंग एन एसेट, गोल्ड, लैंड एक्सेट्रा, कुछ भी आप रख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पैसे का एग्जांपल ले लिए हैं। ठीक है, जो भी एसेट है उसका वैल्यू हमारा 150 रुपया है और लोन हम 100 रुपये का लिए हैं। ओके, आगे देखते हैं। अमाउंट बोरोड ऑलवेज लेस देन द अमाउंट ऑफ एसेट। समझ गए। डिफरेंस बिटवीन द एसेट वैल्यू, ये जो एसेट है उसकी वैल्यू और ये जो लोन हम लिए हैं उसकी वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे हम हेयर कट एंड मार्जिन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हमारा एसेट का कॉस्ट है 150, हमने लोन लिया है 100 का, मीन्स 50 रुपीज़ यहाँ हमारा हेयर कट एंड मार्जिन है। ओके, आगे देखते हैं दूसरा टाइप्स क्या है। ठीक, हमने लोन लिया 100 रुपये का। ठीक है, एसेट प्लेज किया 150 रुपये का। ठीक है, लेकिन मार्केट में अप एंड डाउन होता रहता है तो हमारे एसेट का वैल्यू घट के 80 रुपया हो गया। ठीक है, और हमने जो लोन लिया है, जो बोरोवर है जिसने लोन लिया है वो पैसा देने से मना कर रहा है, डिफ़ॉल्ट कर गया। ओके, वैल्यू ऑफ एन एसेट प्लेस फॉल डाउन बिलो द बोरोड मनी एंड बोरोड डिफॉल्टेड देन एसेट सोल्ड एट लॉस। ये जो एसेट है इसको लॉस पे बैंक ने मान लो 70 रुपये में बेच दिया। ठीक है, सोल्ड एट लॉस। ओके, लॉस पे बेच दिया। दिस लॉस, 70 रुपये बेचा, लॉस कितना हुआ, 100 का लोन दिया है, 70 घटा दिए 30 रुपया, बैंक का लॉस कितना हुआ 30 रुपीज़। तो दिस 30 रुपीज़, ये जो 30 रुपये हैं वो भी वही है हेयर कट। ओके, दैट इज हेयर कट। ओके, और ये लेंडर यानी कि जो पैसा देता है, लेंडर जिसने पैसा दिया है उसका ये लॉस है। ओके, उसे ही ये बियर करना होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, अपने आज के 5th टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा 5th टॉपिक है चीप मनी पॉलिसी। Cheap money policy. RBI through its monetary policy or by reducing the rate, the central bank make availability of loan easier. Cheap money policy में क्या कहते हैं, लिक्विडिटी जब इकोनॉमी में लो होता है, ओके, लिक्विडिटी जब लो होता है तो आरबीआई क्या करती है, अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू
इंटरेस्ट रेट को घटा देती है। ओके, इंटरेस्ट रेट को घटा देती है, जिसके कारण बैंक लोन ईजिली देता है कंज्यूमर को। ओके, तो ये लोन ईजिली प्रोवाइड कराती है। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव, क्यों लोन को सस्ता करती है, रेट को घटा देती है जिससे लोन ईजिली मिल जाए, ये होता है इन्हेंस फ्लो ऑफ मनी। अब जैसे रिसेशन पीरियड आ जाता है, लोगों के पास पैसा नहीं बचता, इकोनॉमी में पैसे की कमी हो जाती है, तो उस टाइम इन्हेंस फ्लो ऑफ मनी को इन्हेंस करने के लिए लोन को ईजियर कर देती है। ओके, क्रिएट मोर एंड मोर डिमांड, इसके पीछे का कारण होता है डिमांड को बूस्ट करना। ओके, इकोनॉमिक डिमांड नहीं ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाता है जब धीरे हो जाता है, तो यही इसके पीछे यही कारण है। लोन ईजियर मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, डिमांड बूस्ट करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, और जब लोन सस्ता हो जाए तो आदमी लेगा लोन और उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, तो इंकरेज इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करेगा तो डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका इफेक्ट डिमांड पे बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा, लोग सामान खरीदेंगे, और जब ये होगा तो फ्लो ऑफ मनी भी इंश्योर हो जाएगा। एक और होता है रिसेशन के टाइम कभी कभी सेंट्रल बैंक्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे डॉविस पॉलिसी की बात करते हैं। डॉविस पॉलिसी में क्या करती है बैंक, वेट एंड वॉच पॉलिसी देखती है। ओके, वेट एंड वॉच पॉलिसी में क्या होता है, सेंट्रल बैंक वेट करती है, देखती है कि मार्केट फोर्स की वजह से डिमांड बढ़ता घटता है या नहीं। ओके, और उसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा है, बाय द वे वेट चीप मनी पॉलिसी जो हम लोगों का है उसे 2-3 और नामों से बोला जाता है, जैसे इसे मॉनिटरी ईजनिंग भी बोलते हैं। ओके, मॉनिटरी ईजनिंग बोलते हैं। ओके, और इसे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी भी बोलते हैं। कभी कभी नाम चेंज करके प्री में पूछ देता है, तो इसे याद रखिएगा लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम अगला टॉपिक देखते हैं। डियर मनी पॉलिसी, इसके भी कुछ नेम है, वो देख लेते हैं। वो एक्सपेंशनिस्ट था, उसमें रिड्यूस किया गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट को इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, समझे, उससे समझ लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी आ रहा है आपके पास, मतलब आपके मनी एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। और इसे कहते हैं कॉन्ट्रेशनरी पॉलिसी, यानी कि घटा रहा है आपका फ्लो ऑफ मनी, आपके पास जो पैसा है वो ले रहा है। ओके, मॉनिटरी टाइटनिंग भी कहते हैं इसे कहते हैं। डियर मनी पॉलिसी को मॉनिटरी टाइटनिंग भी करते हैं, इसमें मॉनिटरी पॉलिसी को टाइट कर दिया जाता है, और इसे हॉकिश पॉलिसी भी कहते हैं। ओके, कंफ्यूज ना होइएगा लोग, बस आप ये 2 नाम याद रखिएगा, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, डियर मनी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रेशनरी पॉलिसी। ओके, इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। आरबीआई जो होता है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है, और आर को भी बढ़ा देता है, जिससे बैंक को आसानी से पैसा ना मिले, तो कंज्यूमर को पैसा आसानी से नहीं देगा, उस पर लोन बढ़ जाएगा, तो लोन कॉस्टलियर करने का ये पॉलिसी है। ओके, चीप मनी पॉलिसी में रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन ईजियर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे लोन कॉस्टलियर हो जाता है। ओके, समझ गए। और डोविस में क्या करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं,
डोविस जो है उसमें वेट एंड वॉच करते हैं कि मार्केट फोर्स जो होता है, मार्केट फोर्स से डिमांड बढ़ता घटता है कि नहीं वो चेक करते हैं। ओके, चलिए एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फेड टेपरिंग। ओके, हम अगले टॉपिक में अपने देखेंगे फेड टेपरिंग। ओके, फेड टेपरिंग देखते हैं। फेड क्या है? फेड इज फेडरल रिजर्व। ओके, फेडरल रिजर्व क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए। ओके, समझ गया? फेड टेपरिंग। ओके, टेपरिंग क्या है? टेपरिंग मनी टाइटनिंग। ओके, मनी टाइटनिंग, ये जो हम पढ़े हैं अभी जस्ट इसके ऊपर, डियर मनी पॉलिसी, मनी टाइटनिंग, सेम चीज वहीं यूएसए में यूज होता है फेड टेपरिंग के नाम से। ओके, व्हेन द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, लिक्विडिटी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करते हैं? हाई इन्फ्लेशन, जिसके कारण हाई इन्फ्लेशन होता है। ओके, इस सिनेरियो को कंट्रोल करने के लिए यूएसए का जो फेड है, यानी कि सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा तो लोन क्या हो जाएगा? कॉस्टलियर हो जाता है। ओके, जिसके कारण लोन कॉस्टलियर होता है। ये ह्यूज इम्पैक्ट डालता है इकोनॉमी पे, परंतु कुछ समय के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर देता है। ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, बट शॉर्ट टर्म कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। ओके, आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। ओके, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ते हैं। प्रियर 2016, यानी कि 2016 से पहले जो मॉनिटरी पॉलिसी होता था हमारे इंडिया का, उसको बनाने का जिम्मा था हमारे पास टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के पास। ओके, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का जिम्मा था ये। ठीक है, इसका हेड होता था गवर्नर ऑफ आरबीआई। ओके, और इसमें कुछ लोग और होते थे अदर, जैसे मान लीजिए डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई थे। ओके, और कुछ स्पेशलिस्ट लोग थे। कमेटी का रोल क्या था? अब हमें रोल देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा प्री में। ओके, कमेटी का रोल क्या था? एडवाइजरी रोल था, ये एडवाइस दे सकती थी। गवर्नर नॉट वेट मिनट नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। ओके, गवर्नर बाउंड नहीं थे एक्सेप्ट करने, एडवाइजरी था, गवर्नर चाहे तो एक्सेप्ट करें चाहे तो ना एक्सेप्ट करें। और इस कमेटी में एक चीज़ और था, कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो वीटो पावर एक गवर्नर एंजॉय करते थे। वीटो पावर, चाहे उसमें मान लीजिए 10 लोग कमेटी में हैं, 7 लोग पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, 3 लोग पॉलिसी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, अगर गवर्नर इनके फेवर में है तो वो पॉलिसी ये जो एक्सेप्ट करेंगे वही होगा, क्योंकि गवर्नर यहाँ वीटो पावर यूज करते थे। ओके,
ठीक है, आगे देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बेस्ड ऑन द व्यूज ऑफ सिंगल इंडिविजुअल ओनली ड्यू टू वीटो पावर। वीटो पावर के कारण क्या हुआ था कि पॉलिसी जो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी बनती थी सिर्फ एक सिंगल पर्सन के ऊपर डिपेंड करता था, गवर्नर को जो पसंद आए वहीं करता था। ऑल राइट टू गवर्नर, गवर्नर ऑल राइट इंजॉय करता था, जो चाहे वो कर सकता था। नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल ही नहीं था, गवर्नर जो चाहे वो करे। मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नर का रोल ही नहीं था। उसके बाद आरबीआई एंड गवर्नमेंट में कोई कॉपरेशन ही नहीं था। आरबीआई जो मन वो करती थी, क्योंकि वीटो पावर गवर्नर इंजॉय करता था, तो आरबीआई एंड गवर्नर में कोई कॉपरेशन नहीं था। तो इस ड्रॉबैक को रेक्टिफाई करने के लिए उर्जित पटेल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ, उनका रिकमेंडेशन आया। हम लोग उनका रिकमेंडेशन देखते हैं। उन्होंने क्या रिकमेंड किया? उन्होंने रिकमेंड किया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया जाए। ठीक। दूसरा उन्होंने क्या कहा? कमेटी रिस्पॉन्सिबल हो पॉलिसी बनाने के लिए। ओके। और तीसरा क्या था? ये जो वीटो पावर है आरबीआई के गवर्नर जो इंजॉय कर रहे हैं उसे खत्म कर दिया जाए। डिसीजन जो है मेजॉरिटी बेस पे लिया जाए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, लाइक 10 बंदे हैं कमेटी में, 6 इसको सपोर्ट कर रहे हैं, 4 इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मेजॉरिटी वाले की पॉलिसी एक्सेप्ट किया जाए। तो उनके रिकमेंडेशन के बेस्ड पे एक कमेटी बनी। ठीक है, उसका नाम हुआ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016। ये जो हम ऊपर पढ़े थे ये कहाँ गया? टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी जो था, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, ये क्या कहते हैं कि चेंज होके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या सुधारे हों। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो था चेयरमैन, इस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? गवर्नर ऑफ आरबीआई। ओके। इसमें मेंबर होंगे 6 मेंबर होंगे। ठीक है, फर्स्ट मेंबर जो इसका होगा गवर्नर ऑफ आरबीआई। ओके। सेकेंड एंड थर्ड पर्सन जो होंगे आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ओके। और जो 4, 5 एंड 6 ये जो 3 बंदे होंगे ये होंगे नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ देखें गवर्नमेंट का रोल आया। अब ये सोचेंगे कि कोई भी विधायक सांसद जी को बना दिया जाएगा इसका मेंबर, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 3 मेंबर हैं वो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होंगे। ओके। इनके कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए। ये या तो फिर इकोनॉमिस्ट बैकग्राउंड के हों या तो फिर फाइनेंस बैकग्राउंड के हों, किसी बड़े कॉर्पोरेट में काम किए हों। प्राइवेट मेंबर भी आ सकते हैं। डिसीज़न यहाँ पे क्या होगा? डिसीज़न यहाँ पे जो कमेटी का होगा वो मेजॉरिटी बेस पे होगा। ओके, समझा ही चुका हूँ। जैसे 10 लोग हैं, 6 इसको वोट किया, इसको 4 वोट किया, तो 6 वाले की पॉलिसी एक्सेप्ट किया जाएगी, 4 वाले की पॉलिसी रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं।
ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस, ऑब्जेक्टिव क्या था इसके पीछे का, टू मेक जो मॉनिटरी पॉलिसी है, मॉनिटरी पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव बनाने के लिए। क्योंकि जब आरबीआई प्लस गवर्नमेंट साथ में काम करेगा तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो एम है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, इसके मेंबर जो हैं, मेंबर का टेन्यूर यानी कि कितने साल तक ये एलिजिबल रहेंगे, 4 ईयर्स, 6 मेंबर्स जो हैं वो 4 साल के लिए एलिजिबल रहेंगे, गवर्नर ऑफ आरबीआई को छोड़ दिए, उसके अलावा 4। बट एक ड्रॉबैक आ गया, ड्रॉप नहीं, कोई बात, अच्छी चीज़ है, ये रीनॉमिनेटेड नहीं हो सकते हैं, पहले इसे जान लीजिए फिर ड्रॉबैक को देखेंगे। ये रीनॉमिनेटेड नहीं हो सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर वो चाहें कि मैं गवर्नमेंट के फेवर में काम करूं फिर 4 साल बाद, तो ये पहले ही बन चुका है, ये रीनॉमिनेटेड नहीं होंगे, इसलिए उन्हें फ्री हैंड दिया गया काम करने के लिए, 4 साल आप फ्री हैंड काम करिए। बट दिक्कत क्या है, गवर्नर फिर से वहीं बन सकते हैं, गवर्नर तो वहीं रहेंगे। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, अगर यहाँ क्लैश होता है, ड्रॉबैक जो है यहाँ क्लैश, मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, 6 मेंबर्स जो हैं वोट करेंगे, 3/3 हुआ, फिर उसके बाद जब ये क्लैश हो जाएगा 3/3 का, तो यहाँ गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेंगे, आरबीआई के गवर्नर, ना कि स्टेट के गवर्नर, समझिएगा आप लोग। यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके जिस फेवर में जाएंगे उस फेवर की पॉलिसी एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटेटिव टूल्स को देखेंगे। ओके, बाकी आप कोई क्वेरी हो तो हमारे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल, और आपको इस लेक्चर का पीडीएफ सिस्टमेटिक फॉर्म पे हमारे टेलीग्राम आईडी पे मिल जाएगा, जो कि हमारे इंस्टा पेज के बायो में है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।